नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे ये जो नए 3 बिल आए हुए हैं एग्रीकल्चर फार्म बिल, वो एक्चुअली क्या है, किसान उनका क्यों विरोध कर रहे हैं और उनके लीगल एंगल क्या है, क्या क्या उन कानून में कहे गए हैं। इन सारी विषयों पे बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं सबसे पहले कानून एंगल की बात करूं तो अगर ये जो 3 बिल आए हुए हैं, क्या ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिन्होंने ये कानून पास किए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में जो 3 क्षेत्र दिए गए हैं, 3 विषय सूची दी गई है, जैसे कि स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में वो कानून होते हैं जिनमें कि स्टेट बना सकता है, वो विषय होते हैं जिनमें कि स्टेट कानून बना सकता है। दूसरे विषय सेंटर वाले पे सेंटर कानून बना सकता है और तीसरा कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में एंट्री 14 में एग्रीकल्चर है, जबकि कंकरेंट लिस्ट में भी एग्रीकल्चर मेंटेन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही पे आ जाती है कि स्टेट लिस्ट अगर सोल है सिर्फ स्टेट का, तो सेंटर कैसे बना सकती है? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में ऑलरेडी एग्रीकल्चर मेंटेन है, सो सेंटर के पास भी पावर आ जाता है उस पर कानून बनाने का। और आपको पता ही होगा कि अगर कंकरेंट लिस्ट में जो भी विषय होते हैं उनमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकते हैं, बट ओवर राइडिंग पावर जो दिया गया वो केंद्र के कानून को दिया गया है। यानी कि केंद्र अगर सेम विषय पे राज्य भी कानून बनाता है और सेम विषय पे सेंटर भी कानून बनाता है, तो ओवर राइडिंग पावर होगी और लागू होगा सेंटर का, स्टेट का नहीं। सबसे पहले ये बात। दूसरी की आर्टिकल, एक अलग से आर्टिकल दिया गया है 248 आर्टिकल। 248 में जिसको बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर, जो रेजिड्यू पावर है वो सेंटर के पास होता है, अपने यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है। जो भी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अलावा ऐसा कोई भी टॉपिक जो इन तीनों में कहीं मेंशन नहीं है इस लिस्ट में, अगर वो उन पे सब्जेक्ट बनाना है तो वो केंद्र के अधिकार में आता है और सिर्फ केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 249, जिसमें कि अगर ऐसी कोई सब्जेक्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है, इवन कि वो स्टेट लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, फिर भी सेंटर उस पर कानून बना सकता है, स्टेट नहीं रोक सकता उसको, कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है तो, और नेशनल यूनिफॉर्मिटी की बात है, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है, तो उस केस में आर्टिकल 249 का यूज करते हुए सेंटर उस पर कानून बना सकता है। ये रही अधिकार क्षेत्र की बात। तो सेंटर के पास पूरा अधिकार है ये कानून बनाने का। दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो पहला बिल बनाया गया है, पहला बिल है वो है आपका इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। सबसे पहले इस एक्ट के बारे में जानते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है और किस लिए बनाया गया था? ये 1955 के अप्रॉक्स बनाया गया बिल है, ये कानून है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। और इस एक्ट में ये बताया गया था कि एक्चुअली होता क्या है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, डे टू डे, जो जैसे आलू, प्याज, गेहूं, चावल, सब्जी, दाल, ये सारी चीजें रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाली चीजें, अगर इनकी कोई होर्डिंग करता है तो इन्फ्लेशन और महंगाई रातों रात दिखनी महसूस हो जाती है, और इससे जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये बताया गया है कि ऐसा आप एक जरूरत से ज्यादा इन चीजों की होर्डिंग नहीं कर सकते। कोई भी थोक विक्रेता, होलसेलर या फिर कोई डीलर इन चीजों की होर्डिंग एक लेवल से ज्यादा नहीं कर सकता, होर्डिंग कर ही नहीं सकता। बहुत कम लेवल तक एक लेवल डिफाइन किया गया है, वहीं तक होनी चाहिए। अदरवाइज अगर फिर सर्च ऑपरेशन जारी होगा तो उसमें अगर पकड़ेगा तो वापस उसके लिए कानूनन प्रावधान है और आपको जेल भी हो सकती है। ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया था कि होर्डिंग नहीं कर सकते आप। रीजन यही था। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले सरकार ने भी एक फंड बनाया था, और शायद होगा भी, जिसको बोलते हैं टॉप फंड, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। मतलब कि इनके प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए एक ये फंड है जो इमीडिएट अगर इनके प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तुरंत उस पैसे, वहां से पैसे यूज करके और मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी, मार्केट को स्टेबलाइज किया जाएगा, क्योंकि इनका इमीडिएट इफेक्ट होता है। कानून में क्या किया सरकार ने कि बदलाव क्या किए हैं कि अब उन्होंने अलाउ कर दिया है ये होर्डिंग को, कि आप मतलब एक लेवल से ज्यादा होर्डिंग कर सकते हैं इन कमोडिटीज की भी, जो इसेंशियल कमोडिटी है उनकी भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ी समझ से बाहर है कि ऐसा सरकार ने क्यों किया है, क्या किस एंगल, क्या सोच करके किया है, थोड़ा सा ये समझ से बाहर की चीज है। बट ये हो सकता है कि जहां तक मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि इसकी, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल, जो दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल, उस बिल में वो एक किसान और एक कंपनी के बीच में, किसान और एक कॉर्पोरेट के बीच में एग्रीमेंट को अलाउ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि लेट्स एग्जांपल कि अगर लेज की कोई कंपनी है
या फिर कोई पार्ले जी कंपनी है और वो किसी किसान से जाकर कोई एग्रीमेंट करती है और सामान खरीदती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदती है, तो वो अगर वो 1-2 किलो 5 किलो अपने गोडाउन में नहीं रखेगी, हो सकता है कि टनों में उसको रखना पड़े, क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए। सो हो सकता है कि इन चीजों को रख करके अलाउ किया गया हो, बट फिर भी ये थोड़ी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों अलाउ किया गया है, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है जिनका होर्डिंग अगर होता है तो तुरंत इसका असर नीचे तबके के लोग पे सबसे पहले पड़ता है और इमीडिएट पड़ता है। सो एक ये कानून है जो उन्होंने इसमें होर्डिंग को अलाउ किया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कानून है वो जो लाए हुए हैं वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझने से पहले हम समझते हैं कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है जो गवर्नमेंट उस चीज के उस फसल के कटने से पहले ही उस चीज को प्रोनाउंस कर देती है कि हम इस रेट पे ये चीज खरीद लेंगे। सो ये कौन डिसाइड करता है? ये एक संस्था है जो फूड एंड कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर आता है, उसका नाम है CACP। सो ये कमीशन है और यही डिसाइड करता है, यही बताता है कि क्या रेट पे हम अगली जो प्रोड्यूस फसल अगली बार निकलेगी तो उसको हम किस रेट पे लेंगे। तो इस तरह ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो किसानों को दिया गया है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक एश्योरेंस गारंटी है कि हाँ आप उगाओ, आप टेंशन मत लो अपने प्रोड्यूस की, हम खरीद लेंगे इसको। ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट करती है, और करती भी है गवर्नमेंट, क्योंकि इस बार पिछले 2-4 सालों से भी मोदी सरकार ने भी बहुत ही ज्यादा FCI में वो प्रोक्योरमेंट किए हैं। बट इसका चैलेंज है, इसमें प्रोक्योरमेंट में चैलेंज है कि अभी आंकड़ों के हिसाब से और रिकॉर्ड के हिसाब से जो इसमें सिर्फ 6% जो किसान है सिर्फ वही लोग FCI तक पहुंच पाते हैं, बाकी सारे लोग अपने प्रोड्यूस को बाहर मार्केट में बेच देते हैं, जहां उनको अच्छा लगता है वहां पे बेच देते हैं। सिर्फ 6% FCI में जाकर के अपने प्रोड्यूस को बेचते हैं। तो सबसे पहले ये बात करें कि आखिर ये चीज जो ये ऑलरेडी सपोर्ट प्राइस है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करने की जरूरत क्या थी? सरकार ने इसको क्यों बनाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ क्यों किया? तो इसकी देखिए जरूरत ये है कि सरकार ये चाहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसके जो संता कमेटी की रिपोर्ट है, जो इस FCI को जो रिपोर्ट उन्होंने बना के दी थी संता कमेटी ने, उस रिपोर्ट में यही दिया था कि ये अगर आपको एग्रीकल्चर को सही करना है, सब कुछ करना है, तो सबसे पहले तो ये सपोर्ट प्राइस को हटाइए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है। उस कमेटी का ऐसा बोलना था कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है सरकार पे। क्यों? क्योंकि आप हर साल इतने पैसे इन्वेस्ट करते हो, फिर खरीदते हो, और फिर FCI में आपको पता है कि FCI के पास वो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, फिर वो सड़ाते हैं ले जा करके। तो कहने का मतलब कि एक एक्स्ट्रा पैसे का वो है, खर्च है, जो कि आप वेस्ट कर रहे हो इस चीज को। इसको प्राइवेटाइज करो, इसको कॉर्पोरेट को लाओ, कंपनियों को लाओ जो एग्रीमेंट करे, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस धीरे धीरे आप वापस लो। बट इसमें एक कैच है और चैलेंज है। किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि से अगर कोई कंपनी है, अगर एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या, पहले ही समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि लेट एग्जांपल की कोई बिस्किट की कंपनी है या फिर कोई चिप्स की कंपनी है, वो जा करके किसानों से डायरेक्ट एग्रीमेंट करेगी कि ठीक है, कानून के हिसाब से क्या होगा कि वहां का एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा और फिर उस एरिया के सारे किसान मिल करके और एग्रीमेंट करेंगे कि ठीक है, आप इस क्वालिटी के आप आलू उगाओ, इस क्वालिटी के आप जो भी उगाने हैं, जो भी मटर उगाओ, फिर जो भी चीजें, और कंपनी बोलेगी हम खरीद लेंगे, इसको इस रेट पे खरीदेंगे, पहले से ही प्राइस फिक्स हो जाएगी। सो ये तो अच्छी बात है, बट चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगर किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, उसको क्या फैसिलिटी अवेलेबल थी कि अगर किसान उगाता है तो उसका सामान तो बिक ही जाएगा। मान लीजिए कि उसको राइट टू सेल है, वो FCI को जाके कभी भी बेच सकता है, ये बोल सकता है कि हाँ FCI को मैं बेचूंगा। बट ऐसा हुआ कि FCI ने रेट फिक्स किया है 25 रुपए, बट हुआ क्या कि उसी टाइम पे उसकी रेट मार्केट में चल रही है 50 रुपए। तो किसान चाहेगा तो वो भी नहीं बेच, वो सोचेगा कि मैं FCI को क्यों बेचूं, मैं बाहर बेच देता हूं, क्योंकि FCI 25 रुपए दे रहा है और मेरे को बाहर 50 रुपए मिल रहे हैं। तो उसको उस चीज में फायदा है, वो ऑब्लिगेशन नहीं है उसको सेल करने का, उसका राइट टू सेल है, उसके पास बेचने का अधिकार है, बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल कि नहीं बेचना ही बेचना है तुमको। बट इस केस में जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, इसमें ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि मान लीजिए कि उस टाइम पे ऐसा हो कि प्राइस ज्यादा रेट पे चल रहा हो, आलू के रेट ज्यादा चल रहे हो, जो इस चीज को ज्यादा रेट चल, बट कंपनी के साथ आपने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखा है कि मैं तो आपको 25 रुपए ही दूंगा, मार्केट में भले उसके 50 रुपए हो तो भी आपको 25 रुपए ही दूंगा मैं। तो आपको ऑब्लिगेशन टू सेल भी है आपको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर रखा है कंपनी से। तो इसलिए एक विरोध कर रहे हैं फार्मर का कि उनके लिए MSP ज्यादा बेहतर था।
बट मेरा ऐसा मानना है कि एमएसपी एक टाइम को धीरे धीरे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी एक मतलब एक्स्ट्रा वो सही का रिपोर्ट बताई थी कमेटी ने, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि आप खरीदते हैं फिर तो बेटर की प्राइवेटाइजेशन कीजिए उसको, प्राइवेट कंपनी आएंगी उसमें, और फिर वो पैसा आप जो इतना ज्यादा आप ये प्रोक्योरमेंट में एमएसपी को प्रोक्योर करने में जो आप यूज करते हैं पैसे, वो पैसा आप एग्रीकल्चर के इंफ्रा में लगाइए, वो पैसा आप एग्रीकल्चर के और सारी सप्लाई चेन को बनाने में लगाइए, कोल्ड स्टोरेज बनाने में लगाइए, सड़कें बनाने में लगाइए, इरिगेशन फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने में लगाइए उस पैसे को। तो ये अच्छा है धीरे धीरे, बट इसको ध्यान रखते हुए इसको लागू करना चाहिए कि इससे किसानों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट इनका किसानों का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाए, कि उनको कोई चीज मिले, प्रॉपर प्राइस ना मिल रहा हो, प्रॉपर बहुत सारी, पहले एमएसपी था तो एक सिक्योरिटी थी क्या भाई चीजें तो बिकी जाएंगी, बट अभी वो केस हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो केस इतनी जल्दी मतलब वो अपने लेवल पे काम ना कर पाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किसानों का वहां पे कोई शोषण ना हो, किसी तरह की उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो इस कानून में। जो तीसरा कानून ये लोग लाए हुए हैं, तीसरा कानून है कि आपको एपीएमसी के रिगार्डिंग। अब एपीएमसी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या है, एपीएमसी क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हमारे किसान होते थे, आजादी जस्ट हमारा देश जब आजाद हुआ था उस टाइम पे, उससे पहले तो ये देखा गया था कि जनरली किसान अपने पैसे कहां से लेता था, अपने किसी जमींदार से, किसी साहूकार से, कहीं से पैसे ले लिए, अपने बीज के पैसे, अपने जरूरत के पैसे ले लिए और उनको हाई ब्याज पे लेते थे, और जब नहीं चुका पाते थे तो होता क्या था कि वो उनके जमीनें जब्त कर लेते थे। तो वो बेचारे अपने ही जमीन पे लैंडलेस लेबरर हो जाते थे, मजदूर हो जाते थे अपने ही जमीन पे। तो ये बहुत ही दुखद घटना होती थी उस समय, बहुत ही मतलब बिजार सिचुएशन था। तो गवर्नमेंट ने इसको ध्यान रखते हुए बोला कि ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि आप कोई भी जाके माल डायरेक्ट फार्मिंग वो किसान से एग्रीमेंट वो नहीं कर सकता, किसान का माल खरीद नहीं सकता बाहर से, आपको आके मंडी में ही बेचना पड़ेगा। जब ये कानून बनाया गया था तो उसका इंटेंशन अच्छा था, बहुत ही अच्छा इंटेंशन था, बट धीरे धीरे एपीएमसी के साथ चले जाया। बनाया गया था इस इंटेंशन से कि फार्मर का वहां पे हो कि फार्मर को कोई भी जाके उसका सामान ना छीन ले, कम पैसे पे ना खरीद ले उसका, या फिर उसका शोषण ना हो जाए, कोई उसका जमींदार या फिर उसके पैसे की वजह से उसका माल छीन लिया, शोषण कर लिया उसका। आप लीगल जाइए, आप एपीएमसी मंडी में जाइए, वहां पे अपना एक प्रॉपर सामान बेचिए अपने फिक्स रेट में और फिर अपना काम कीजिए। तो ये अच्छे इंटेंशन से बनाया गया था, बट धीरे धीरे एपीएमसी खुद प्रॉब्लम में आ गया। एपीएमसी जिस इंटेंशन के बनाया गया था वो उसके जस्ट अपोजिट करने लगा। उन लोगों ने कार्टेल फॉर्मेशन कर ली। देखिए, एपीएमसी में काम होता कैसे है, मंडी होती है हर जगह, ये कि लोकल हर एरिया की एक लोकल मंडी होती है एपीएमसी, और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो होता क्या है कि एग्जाम्पल मैं किसान हूं और मैं अपना सामान उगा करके मैंने बोला ठीक है मैं जाता हूं, एपीएमसी के अंदर गया। अब एपीएमसी के अंदर गया तो उसमें वो लोग कार्टेल बना लेते हैं कि अगर मैं एक को बेचूं, एक्चुअली वहां पे होनी क्या चाहिए थी कि वहां पे प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए थी, कि मैं बोली लगनी चाहिए थी मेरे सामान की, ठीक है इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना, बट वहां पे होता ऐसा नहीं है। वहां पे 50-60 जो भी आड़ती जिनको बोलते हैं वो लोग रहते हैं, और वो लोग अपने में कार्टेल बना लेते हैं कि ठीक है ये चीज हम 10 रुपए में ही खरीदेंगे, और सारे रेट एक ही रेट बोलेंगे किसान को, सब एक ही रेट बोलेंगे। तो किसान को मजबूरन क्या करना पड़ेगा, उस चीज को बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कैसे नहीं है आप देखिए, जो एफसीआई है उसके साथ भी चैलेंज है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ। ये सिर्फ कहने की चीज है कि आप जाइए, आप अपना सामान बेच सकते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस पे, सपोर्ट प्राइस पे आप एफसीआई में बेच सकते हैं, बट आप रिकॉर्ड के हिसाब से देखिए सिर्फ 6% किसान ही एपीएमसी में जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास जाइएगा तो वो बोलेंगे हमारे पास जगह नहीं है, बेचने जाइएगा तो बोलेंगे जगह नहीं है हमारे पास, बोरे नहीं है हमारे पास रखने के लिए, आप कल आना परसों आना 10 दिन के बाद आना। आप सोचिए कि आपके पास ऐसी कोई सामान है जो सड़ने वाली है, जो ऐसी कोई आपने उगाई ऐसी चीज, तो आप 10 दिन 15 दिन और 1 महीना वेट नहीं कर सकते उनके लिए जगह खाली होने का। और दूसरा कि वो ऐसा जानबूझ के करते हैं क्योंकि किसान मजबूरन में जाएगा एपीएमसी मंडीज में, और वहां पे जाकर के वो लोग कम रेट लगाएंगे, और मान लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एफसीआई में 25 रुपए मिलने चाहिए थे, अब वो मंडी में जाएगा, मंडी वाले बोलेंगे कि 12 रुपए लेंगे। अब वो मजबूरन उसके पास कोई जगह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बना नहीं रखी है प्रॉपर कि वहां पे वो रख सकता है, कुछ दिनों के लिए स्टे कर सकता है कि उसका माल सड़े ना और वापस लेट करके बेच सके। तो उसको उसके घर में इतनी जगह नहीं है, कहीं पे भी जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, मजबूरन उसको बेचना पड़ेगा। तो वो 12 रुपए बेच दिया। अब ये एफसीआई वाला जो बैठा है, जो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लेने वाला है, वो खुद जाएगा मंडी में और बोलेगा उन आड़तियों से उनका पूरा
नेक्सस बना होता है, वो खुद बोलेगा कि भाई कितने में बेचा, तो 12 रुपए में, ठीक है तू दे 15 रुपए में, 15 रुपए में दे, मैं ले लेता हूँ। अब 15 रुपए में लेके जाएगा और एफसीआई में एंट्री मारेगा 25 रुपए की कि मैंने 25 रुपए में किसान से खरीदा, और बाकी यहीं पे सीधा सीधा 10 रुपए वो अपने जेब में रख लेगा। तो ये पूरा एक कंप्लीट नेक्सस बना रखा है, जिसकी वजह से तो ये एपीएमसी अपने पर्पस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अब इसी में सुधार किया गया है इस एक्ट के थ्रू, एपीएमसी एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कि आप अपने माल को, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एपीएमसी में बेचें, आप बिहार में अगर प्रोडक्शन करते हैं तो आप बंगाल में बेच सकते हैं, महाराष्ट्र में बेच सकते हैं, गुजरात में बेच सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बेच सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में आप अपना माल कहीं बेच सकते हैं, जहां पे भी आपको अच्छा प्राइस मिले, जहां पे भी अपना माल बेचना चाहते हैं वहां पे आप आसानी से बेच सकते हैं। ऐसा कोई रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले ये था कि आपको एपीएमसी में ही बेचना है, आप बाहर कहीं माल बेच ही नहीं सकते, बट अब, और उसका फायदा उठाते थे आड़ती, उसका फायदा उठाते थे, पूरा ये कार्टेल जो एफसीआई का और ये पूरा एपीएमसी का जो कार्टेल बना हुआ था वो फायदा उठाते थे उसका। बट अब ये कार्टेल टूट रहा है और आप अपना माल कहीं पे भी, आपको जहां पे भी अच्छा रेट मिलता है वहां पे बेच सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो ये थे तीनों कानून। मेरा क्या व्यूज है कि मेरा व्यूज ये है कि मेनली ये सारी चीजें जो, जितने आप किसान को वोट बैंक के लिए खुश रखने के लिए जितना पैसा आपने शुरू से लेकर सरकारों ने आज तक लगाया, ठीक है, तो अगर इन पैसों का जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फलाना ढिमका 1000 चीजों में जो उन्होंने लगाए, यही पैसे अगर उन्होंने शुरू से एग्रीकल्चर इंफ्रा में लगाए होते, अगर इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की होती, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप की होती, प्रॉपर सप्लाई चेन क्रिएट किया होता, प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म सेट किया होता, तो आज किसान की इनकम 2 गुना 5 गुना की गिनती की जरूरत नहीं होती, किसान की इनकम 20-25 गुना 30 गुना 40 गुना होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में सबसे ज्यादा कोई मेहनत करता है तो किसान है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में, इतना मेहनत करने के बावजूद भी उतनी दयनीय स्थिति में, ये शर्म की बात है हम सबके लिए। और सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे, ये जो आप लुभावनी चीजें और सब करते हैं ये सब अच्छी बात है, बट आप इंफ्रा पे ध्यान दीजिए, अगर आप इनेबलिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कीजिए कि किसान को आपके ऊपर, आपसे मांगने और भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। किसान से तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, किसान तो इतना इनेबल है कि वो आपके लिए सारा प्रोडक्शन करके सब कुछ दे सकता है, सिर्फ आप उसकी मेहनत की इज्जत कीजिए और ऐसा सप्लाई चेन क्रिएट कीजिए, ऐसा इंफ्रा कीजिए कि किसान अपनी चीजों को जब चाहे अपने मन मुताबिक जैसे चाहे उस रेट पे जब तक चाहे रख सके और जब चाहे और जहां चाहे उसको बेच सके। तो आप कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल कराइए उसको मिनिमम कम से कम पैसे पे, और दूसरा कि उसको सप्लाई चेन ऐसे डेवलप करके दीजिए कि वो अपना माल आसानी से जहां चाहे और जैसे चाहे वहां पे उस रेट पे बेच सके, तब जाकर के किसान की आपकी डबल इनकम होने की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर लेंगे। सो ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना। होप, आशा करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो में जो भी चीजें बताई वो सारी एक एक चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।